एवरीवन, सो वेलकम टू RSA। और कैसे हो आप लोग? अभी तो आजकल तो रोज़ मुलाकातें हो रही हैं, तो ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं है। सो वी विल स्टार्ट दिस कि हमने ह्यूमन फिजियो का जो ब्रीदिंग एक्सचेंज टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ आवर थर्ड लेक्चर इज़ ऑन मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में हम मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में बात करेंगे कि यार इसका मैकेनिज़्म क्या है ब्रीदिंग का, कि कैसे होती है और क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व हैं इसमें, सब कुछ। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यार ब्रीदिंग जो है ना, हमारी ब्रीदिंग है, इसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। ब्रीदिंग के अंदर 2 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, पहले उन स्टेप्स की बात करते हैं। देखो, फर्स्ट स्टेप क्या है? इंस्पायरेशन। फर्स्ट क्या है? 2 स्टेज है एक्चुअली ये। ठीक है, स्टेप्स की जगह हम स्टेज लिखें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो 2 स्टेजेस हैं। एक तो है इंस्पायरेशन और सेकंड जो है वो है एक्सपायरेशन। ठीक है, तो सेकंड हमने बोला एक्सपायरेशन। ठीक है जी। अब देखो, इंस्पायरेशन जो है, इस दौरान क्या होगा कि जो एटमॉस्फेरिक एयर होगी वो अंदर ली जाएगी। तो वी कैन सिंपली राइट कि एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, अंदर ली जाएगी। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा? एल्वियोलर एयर, प्लीज मेंशन दिस, है ना, एल्वियोलर एयर जो होगी वो रिलीज की जाएगी बाहर, रिलीज्ड आउट। तो यहां पे ये दोनों चीजें ध्यान रखने वाली हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद हम बोलते हैं कि यार ये जो भी मूवमेंट होती है एयर की अंदर की तरफ और बाहर की तरफ हमारे लंग्स से, ये सारी एक प्रेशर ग्रेडियंट के द्वारा की जाती है, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर एक प्रेशर ग्रेडियंट होता है जो इसको इन और आउट करता है। ठीक है, और किस किस के बीच में करेगा? लंग्स और एटमॉस्फेयर। तो वी कैन सिंपली राइट कि हम बोलना ये चाहते हैं एक्चुअली कि जो लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में पास करवाता है या कैरी करता है इसको, एयर को, ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, यहाँ पे एक प्रेशर ग्रेडियंट प्रेजेंट होगा जो कि इसको पूरा करेगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम बोलते हैं कि यार इंस्पायरेशन जो है ना, ये तभी हो सकती है अगर प्रेशर जो लंग्स के अंदर है। देखो, इंस्पायरेशन, सर आप बताओ हमें कि इंस्पायरेशन, इंस्पायर करो सर हमें, है ना, नहीं इंस्पायर तो कर ही देंगे, लेकिन इंस्पायरेशन ये जो है ये कब होगी? व्हेन। ठीक है, तो इसका आंसर देखो कि इंस्पायरेशन कब होगी। इंस्पायर करना मतलब अंदर लेना हवा को, तो अंदर कब लेंगे? ये तभी हो पाएगा जब हमारे लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाए। ठीक है, तो ये हमने बोला कि यार हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर हो गया यहाँ पे। ठीक है, और ये बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। ठीक है जी। अब ये वाला प्रेशर जो है ये अगर कम होगा तभी तो ये वाला प्रेशर तो ज्यादा ही रहेगा, एयर अंदर ली जाएगी। अगर यहां पे प्रेशर ज्यादा हुआ तो एयर को ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस है कि बाहर निकाली जाएगी। ठीक है ना, तो ये यहां पे हम बात करते हैं इसमें इंस्पायरेशन में कि इंस्पायरेशन कब होगी। तो इसमें वी कैन राइट कि अगर इफ द प्रेशर विद इन लंग्स, और इस प्रेशर विद इन लंग्स को हम क्या बोल सकते हैं? देखो, लंग्स की बात आ गई तो हमने कल भी बात की थी कि लंग्स की बात आते ही क्या बोलेंगे, और विद इन है तो इंट्रा बोल दिया, लेकिन लंग्स है तो क्या बोल दिया? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। ठीक है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है ये लेस देन
एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा ओनली देन इंस्पायरेशन अकर्स। ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि यार वहां पे एक नेगेटिव प्रेशर है लंग्स के अंदर। ठीक है, किसकी रिस्पेक्ट में देखे जाए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में अगर देखें हम तो लंग्स के अंदर एक नेगेटिव प्रेशर है। ठीक है, तो इस नेगेटिव प्रेशर की एडवांटेज की भी बात करेंगे कि हाँ यार ये नेगेटिव प्रेशर ही क्यों जरूरी है, मतलब और इतना क्या खास हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने इंस्पायरेशन की बात कर ली कि इंस्पायरेशन कब होगी। अब देखो ऐसे ही हम अगर एक्सपायरेशन की बात करें तो वो कब होगा, वो इसका उल्टा हो जाएगा कि सर अभी तो आपने बताया वी चूज एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन कब होगी सर, तो एक्सपायरेशन के अंदर हम क्या लिखेंगे कि जो हमारा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर था, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है, प्रेशर इज मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सॉरी प्रेशर। ठीक है, कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो ज्यादा है। ठीक है, तो ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है बाहर की तरफ हम एयर को एक्सपेल करेंगे। अब देखो यहां पे इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में जब भी हम बात करते हैं तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, खुद चल के आता है मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, हम कलर ले लेते हैं ये वाला एक बार जरा, ये तो ग्रीन ही हो गया। ठीक है, देखो एक स्पेशल चीज लिखेंगे यहाँ पे, इसीलिए हमने अलग कलर लिया है कि यार कुछ एक पार्ट्स हैं, कुछ मसल्स हैं जो कि यहाँ पे बहुत हेल्प करती है, मतलब कि जो ये प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होना है, इस प्रेशर ग्रेडियंट को हम बोलते हैं कि प्रेशर ग्रेडियंट जो है ये कैसे बनेगा मतलब। ठीक है, तो इस प्रेशर ग्रेडियंट की जब बात करते हैं तो यहाँ पे वी आर राइटिंग कि हमें एक तो जरूरत पड़ेगी डायफ्राम की। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे लंग्स हुए। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या है, डायफ्राम, ये डायफ्राम। ठीक है, तो इसकी बात कर लेंगे हम। ठीक है, चलो जी, देखो क्या बन गया मतलब। अब इस पे अगर मैं ऐसे कर दूं, यार ये तो सैड हो गया थोड़ा, है ना, कोई बात नहीं, चलो इरेज करते हैं इसको। ठीक है, ओके, अब हम कह रहे हैं कि एक तो डायफ्राम प्लस साथ में कुछ मसल्स हैं, कुछ क्या हैं, मसल्स हैं। तो ये दोनों जो हैं ये हेल्प करेगी हमारी किसमें, ग्रेडियंट को जनरेट करने के अंदर। ठीक है, हेल्प्स इन जनरेटिंग द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट को जनरेट करने में ये हमारी क्या करेगी, हेल्प करेगी। अब देखो हम कह रहे हैं कि यार ये मसल्स जो हैं, इन मसल्स के बारे में थोड़ा सा बताइए। तो मसल्स जो हैं इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि एक तो हमारी एक्सटर्नल और एक हमारी इंटरनल और इंटरकोस्टल हैं दोनों। ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स ये किस किस के बीच में होगी, बताओ जरा, किसके बीच में होती है ये मसल्स इंटरकोस्टल, बिटवीन रिब्स, रिब्स के बीच में। ठीक है, बिटवीन द रिब्स ये मसल्स और ये डायफ्राम जो है ये हमारी हेल्प करेंगे किसमें, एक जनरेशन करने में ग्रेडियंट का। ठीक है जी, अब देखो हम कहते हैं कि यार इंस्पायरेशन जो है ये कैसे होता है, तो इंस्पायरेशन कैसे होता है अब इनकी फॉर्म में देखेंगे कि डायफ्राम और मसल्स क्या हेल्प करती हैं इंस्पायरेशन में। तो हम लिख रहे हैं इंस्पायरेशन, ओके। अब देखो इंस्पायरेशन की बात करते हैं तो इसमें इन्वॉल्व करते हैं हम, इट इज, ये कब स्टार्ट होगा, मतलब इनिशिएटेड बाय, कब होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा जब किसके अंदर, डायफ्राम के अंदर। कॉन्ट्रैक्शन किसके अंदर होगा, अगर डायफ्राम के अंदर, जो कि इंक्रीज कर देगा
लिख ही देता हूं मैं, इंक्रीज कर देगा किसको, बताइए किसको करेगा, वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर, थोरैसिक चैम्बर की वॉल्यूम को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। और किस डायरेक्शन में कर देगा, इन, हमने कल बात की थी ना एंटीरियर पोस्टीरियर सब की थी क्या, चल कोई बात नहीं है, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस, ठीक है जी। तो यानी हमने देखा कि यार हमारी थोरैसिक चैम्बर जो है उसकी वॉल्यूम में एक इंक्रीज हो गया जब हम इंस्पायर कर रहे हैं एयर को। तो एक बार करके देखिए आप लोग प्रैक्टिकल, कि जब आप एयर अंदर ले रहे हैं उस टाइम आपका पोस्चर कैसा है, ठीक है, आपकी किस एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है थोरैसिक चैम्बर की, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली। अब देखो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की, ये लिफ्ट करती है रिब्स को, ठीक है, और साथ में स्टर्नम को। अब इन दोनों को जब ये लिफ्ट कर रही है तो एक्चुअली ये इंक्रीज कर रही है थोरैसिक चैम्बर की वॉल्यूम को। और अब जब हम देख रहे हैं कि यार एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की बात करेंगे तो वो कैसे करेंगे, देखो एक्सटर्नल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इनमें जब क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी, इनमें जब क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो अब कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद ये लिफ्ट करती हैं रिब्स को, लिफ्ट करेगी किसको, रिब्स को, और साथ में किसको करेगी, ये स्टर्नम को, ठीक है। रिब्स और स्टर्नम को ये लिफ्ट करेगी और इंक्रीज कर देगी, इंक्रीज कर देगी इन वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर, थोरैसिक चैम्बर की वॉल्यूम के अंदर क्या कर देगी, ये एक इंक्रीज कर देगी। ये यहां पे मेन इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और किस डायरेक्शन में करेगी, इसको हम अलग से लिखते हैं जरा, किस डायरेक्शन में करेगी ये, इन डोर्सो वेंट्रल एक्सिस, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस के अंदर ये क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। समझ में आया कि हम, देखो यहां पे हमने कहा था कि इंक्रीज करेगी थोरैसिक चैम्बर की वॉल्यूम को एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस के अंदर, डायफ्राम तो, ठीक है। लेकिन अब जो ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये किस तरह से हेल्प कर रही हैं, कि कॉन्ट्रैक्शन होगी तो रिब्स को और स्टर्नम को दोनों को क्या करेगी, लिफ्ट करेगी, और थोरैसिक चैम्बर की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और किस डायरेक्शन में, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में, ठीक है। तो ये बात कर ली हमने। अब देखो ओवरऑल जो इंक्रीज आया इस थोरैसिक वॉल्यूम के अंदर, ये एक तरह का सिमिलर टाइप का इंक्रीज करेगा पल्मोनरी वॉल्यूम के अंदर, कि थोरैसिक वॉल्यूम में जो भी चेंज आया, द चेंज इन थोरैसिक वॉल्यूम, थोरैसिक वॉल्यूम के अंदर जो भी चेंज आया, ठीक है, जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, वेट अ मिनट, ओके ओके, सो सो सॉरी फॉर दिस, ठीक है।
अब हम कंटिन्यू करते हैं इसको ज़रा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। द चेंज इन द थोरेसिक वॉल्यूम। देखो अब हम बात कर रहे हैं चेंज की थोरेसिक वॉल्यूम के अंदर। तो अब ये जो थोरेसिक वॉल्यूम के अंदर चेंज आएगा ये क्या करेगा कि चेंज इन थोरेसिक वॉल्यूम जो है ये सिमिलर टाइप का, अगर इसमें मान लो इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो ये सिमिलर टाइप का इंक्रीज करेगा इन पल्मोनरी वॉल्यूम, पल्मोनरी वॉल्यूम के अंदर। समझे क्या कि सिमिलर टाइप का इंक्रीज करेगा पल्मोनरी वॉल्यूम के अंदर। तो ये बात हो गई हमारी कि जो भी ओवरऑल इंक्रीज आएगा थोरेसिक वॉल्यूम के अंदर ये हमारा सिमिलर टाइप का एक इंक्रीज करेगा पल्मोनरी वॉल्यूम के अंदर। अब देखो इसकी वजह से क्या होगा कि जब पल्मोनरी वॉल्यूम में इंक्रीज होगा तो ये इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। और किससे किससे कम कर देगा, मतलब एक्चुअली किससे कम करेगा, ये एटमॉस्फेरिक एयर से कम करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम करेगा। अब देखो ये चीज हमें फोर्स करेगी कि एयर जो है आउटसाइड से हमारे लंग्स की तरफ आए और इंस्पायरेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो हम लिखेंगे क्या कि एक इंक्रीज होगा जब ये इसके अंदर, देखो इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम, पल्मोनरी वॉल्यूम के अंदर इंक्रीज जो है ये क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा, डिक्रीज कर देगा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को, ठीक है। और किससे कम कर देगा, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या कर देगा, ये कम कर देगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि इट फोर्सेस हम लिखते हैं देन इट फोर्सेस कि एयर जो है आउटसाइड से अंदर की तरफ आ जाए, आउटसाइड टू इनसाइड या फिर इनटू द लंग्स, ठीक है। तो ये बात कर ली हमने। अब इसी पूरे प्रोसेस को जब ये कंप्लीट हो जाएगा हम बोलते हैं क्या, इंस्पायरेशन। हमने क्या बोला इसको, इंस्पायरेशन, ठीक है। यहां तक हमारा इंस्पायरेशन कंप्लीट हो गया। अब देखो जब ये कि अभी सारा कॉन्ट्रैक्शन वगैरह चल रहा था कि डायफ्राम का सब इंक्रीज होता है वॉल्यूम के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन होती है डायफ्राम की, ठीक है। अब देखो हम कहते हैं कि यार जब डायफ्राम, अब जो डायफ्राम है वो अगर रिलैक्स होगा, तब क्या होगा, तो रिलैक्सेशन जब होता है इसका, कि हमने कहा कि डायफ्राम का रिलैक्सेशन, तो डायफ्राम, ठीक है। और साथ में किसका, इंटरकोस्टल मसल्स का भी, ठीक है। हम इसकी भी बात कर लेते हैं। इनमें जब रिलैक्सेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें रिलैक्सेशन जब हो जाएगा तो ये क्या कर देगा, डायफ्राम को नॉर्मल पोजीशन पे लाएगा, कम्स टू नॉर्मल पोजीशन पे लाएगा, ठीक है। और देखो साथ में क्या कर देगा, ये जब इसको कर रहा है तो इसके साथ साथ क्या करेगा ये कि थोरेसिक वॉल्यूम जो है हमारी, थोरेसिक वॉल्यूम जो है उसको क्या कर देगा, ये रिड्यूस कर देगा, थोरेसिक वॉल्यूम को क्या कर देगा, ये रिड्यूस कर देगा। और थोरेसिक वॉल्यूम अगर रिड्यूस हुई तो एक्चुअली क्या रिड्यूस हुई है, हमारी पल्मोनरी वॉल्यूम। समझ में आया क्या, ठीक है। तो ये हमने सारी बात कर ली। अब हम देखते हैं कि यार जब ये सब इंक्रीज हो रहा है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर में मान लो अब इंक्रीज हो गया, अब क्या होगा, तो क्या बात करेंगे हम,
तो वो अभी करते हैं। तो आपको अच्छे से समझ आया होगा यहाँ तक, ठीक है। तो हमने ये पूरा इंस्पायरेशन का पढ़ लिया है। अब जब डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं रिलैक्स हो रही हैं, उनका रिलैक्सेशन हो रहा है, तो डायफ्राम और स्टर्नम जो है अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और थोरेसिक वॉल्यूम जो है वो अब क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। थोरेसिक वॉल्यूम क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। और पल्मोनरी वॉल्यूम भी एज ए रिजल्ट रिड्यूस हो रही है। देखो अब देखो कि यार इसकी वजह से क्या होगा। सो अब क्या होगा कि यार ये जो सारा हुआ ये क्या करेगा, इट लेड्स टू इंक्रीज इन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, ठीक है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को ये इंक्रीज कर देगा, ग्रेटर देन किससे, स्लाइटली ग्रेटर देन करता है, ठीक है, ज्यादा भी नहीं, स्लाइटली ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसकी वजह से क्या होगा, जो भी हमारी एयर होगी वो लंग्स से क्या हो जाएगी, एक्सपेल हो जाएगी। तो हम लिखते हैं इसको कि करता क्या है ये, कोजिंग एक्सपल्जन लिख सकते हैं हम, ठीक है, एक्सपल्जन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स, ठीक है जी। एक्सपल्जन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स हो गया और एक्सपेल हो गई, इसका मतलब क्या, हमने प्रोसेस कंप्लीट किया है, एक्सपायरेशन। तो ये हमारा एक्सपायरेशन प्रोसेस था कि इंस्पायरेशन प्रोसेस के अंदर सब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, ठीक है। उसके बाद हमने ये रिलैक्सेशन की बात कर ली, ठीक है, दैट्स ओके। लेकिन अब जो ये सब हुआ इसकी वजह से एक इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर के अंदर इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज होने की वजह से एक्सपायरेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। और एक्सपायरेशन प्रोसेस अब कंप्लीट हुआ है हमारा, तो वी आर डिस्कसिंग कि यहाँ पे जो भी हमारे पास एबिलिटी आई है कि हम इंस्पायरेशन की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में जो एक्सपायरेशन है वो भी किसकी मदद से, एडिशनल मसल्स इन द एब्डोमेन की वजह से। किसकी वजह से हम इंक्रीज कर सकते हैं इसको, जो हमारे एब्डोमेन में एक्स्ट्रा मसल्स हैं उनको करके, ठीक है, उनकी हेल्प से एक्चुअली। अब देखो ये था हमारा एक्सपायरेशन, तो ये हमने बात कर ली अच्छे से, ठीक है जी। अब कॉमन सेंस की बात करते हैं थोड़ी सी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, कि यार एक एवरेज टाइप से देखें, अगर हम एवरेज देखें अगर, तो एक हेल्दी ह्यूमन की बात करते हैं, वो ब्रीथ करता है 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। अब देखो जो वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व होगी इस ब्रीदिंग मूवमेंट में, ये एक एस्टिमेशन किया जा सकता है। और उस एस्टिमेशन के लिए इसका जो एस्टिमेशन हम बोलेंगे कि एस्टिमेशन ऑफ एयर इज डन बाय स्पायरोमीटर, ठीक है। अब स्पायरोमीटर क्या करता है, ये क्लिनिकल असेसमेंट है, ठीक है। और किस में हेल्प कर रहा है ये, कि पल्मोनरी फंक्शंस के क्लिनिकल असेसमेंट्स में, ठीक है। तो ये ठीक है, क्लिनिकल बात हो गई, हमने बोल दिया स्पायरोमीटर, ठीक, दैट्स ओके। तो ये था हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। और अब हम थोड़ा सा इसको अच्छे से समझते हैं कि डायफ्राम क्या कहना चाहता है एक्चुअली, ठीक है। तो अलग से लिखेंगे तो आपको भी ऐसे थोड़ा सा याद रहने में अच्छा होगा, ठीक है। तो चलो लिखते हैं इसको, और ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट करके लिखना है ना, हम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लिख रहे हैं, ठीक है। चलो पहले इसको लिखते हैं कि पहले हम बात कर रहे हैं कि यार इंस्पायरेशन की, पहले किसकी बात कर रहे हैं हम, इंस्पायरेशन की, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे किसकी, एक्सपायरेशन की, ठीक है जी। अब देखो इंस्पायरेशन में हम जब शुरू में बात कर रहे थे तो एक एनलार्जमेंट हुआ था, किसका, थोरेसिक कैविटी का, ठीक है ना, यहां तक सही है सब।
थोरेसिक कैविटी का क्या हुआ था, एनलार्जमेंट हुआ था, किसकी वजह से हुआ था, ड्यू टू मसल्स ऑफ इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन में जो मसल्स इन्वॉल्व हुई थी उनकी वजह से। तो ये हमने बात कर ली, ठीक है। उसके बाद देखो कि यार लंग्स जब फॉलो करेंगे इस एनलार्जमेंट को थोरेसिक कैविटी के, तो लंग्स क्या होंगे, एक्सपेंड होंगे, लंग्स क्या होंगे, एज ए रिजल्ट एक्सपेंड होंगे, ठीक है। अब एक्सपेंशन जब लंग्स में हो रही है तो ये रिडक्शन कर देगा एयर प्रेशर जो कि लंग्स में है, किससे, ये क्या करेगा कि लंग्स वाला जो प्रेशर है उसको क्या कर देगा, ये रिड्यूस कर देगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, कर देगा ना, कि एक्सपेंशन जब होगा इसमें तो रिडक्शन कर देगा जो एयर प्रेशर लंग्स के अंदर है, किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, और जो एयर होगी वो अंदर से बाहर, बाहर से अंदर की तरफ आ जाएगी, एयर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, और इसी प्रोसेस को हमने बोला था इंस्पायरेशन, ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई। तो देखो ये छोटे छोटे 1 2 3 और 4 पॉइंट्स आए, ठीक है। अब देखो ये सब जब हुआ, अब इंस्पायरेशन के टॉप पॉइंट पे हम बात करें अगर, तो जो इंस्पायरेटरी मसल्स हैं वो एकदम से स्टॉप हो जाएंगी, रुक जाएंगी, ठीक है। तो इंस्पायरेटरी मसल्स जो हैं वो रुक जाएंगे, अब इंस्पायरेटरी मसल्स अब क्या हो जाएंगी, स्टॉप हो जाएंगी, ठीक है, ठीक है जी। अब देखो इसके बाद में इंस्पायरेटरी मसल्स जो कि पहले कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी अब वो क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी, ठीक है। और साथ में क्या होगा, एंड ड्यू टू हम बोलते हैं इलास्टिक रिकॉइल, इलास्टिक रिकॉइल की वजह से लंग्स जो हैं हमारे वो क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, लंग्स क्या हो जाएंगे हमारे, श्रिंक हो जाएंगे, और हम बात करते हैं कि जो एयर है हमारी वो एक्सपेल होगी बाहर की तरफ, एक्सपेल्ड आउट, और इसी को हमने बोला एक्सपायरेशन। सो आई होप कि ये सबसे मतलब अच्छा रहेगा, मतलब ऐसा लिखना, ठीक है। 7 पॉइंट्स में हमने इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों की बात कर ली है। और अगर मैं बताऊं आपको कि उसकी क्या एडवांटेज थी नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग की, तो हम बात करेंगे कि यार जो ये मैमल्स के अंदर नेगेटिव प्रेशर होता है लंग्स के अंदर, वो क्या करता है कि एयर को रिडक्शन की वजह से, ठीक है, वो क्या करेगा, ये एयर को अंदर की तरफ लेगा रिडक्शन की वजह से, और किसके अंदर रिडक्शन की वजह से, लंग्स के अंदर रिडक्शन की वजह से, ठीक है। तो जब प्रेशर कम हो जाएगा लंग्स में तो ये बाहर से एयर को अंदर ड्रॉ करेगा, और यही एलो करता है, और खाने के लिए और सांस लेने के लिए दोनों टाइम सेम टाइम पे यही एलो करता है, मतलब, ठीक है। तो ये नेगेटिव प्रेशर की एक एडवांटेज हो गई है, ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। सो दैट्स ओके अबाउट इट। तो ये हमने बात कर ली है, ठीक है। अब देखो कि कुछ हम अगर पासेज ऑफ एयर की बात कर रहे थे, ठीक है, पासेज ऑफ एयर की बात हम कर रहे थे, पासेज ऑफ एयर में हमने पढ़ा था यार एक्सटर्नल लेयर्स, बाहर से नेजल पासेज आएगा, फिर इंटरनल लेयर्स आएगी, फिर फेरिक्स में आएगी एयर, फिर लैरिक्स में आएगी, फिर ट्रैकिया में आएगी, देन प्राइमरी ब्रोंकाई में, सेकेंडरी ब्रोंकाई में, टर्शरी ब्रोंकाई में, उसके बाद में इंट्रापल्मोनरी ब्रोंकाई में, उसके बाद ब्रोंकियोल्स में एंटर करेगी, ब्रोंकियोल्स में भी कुछ लोब्यूलर ब्रोंकियोल्स होंगे शुरू वाले, फिर उसके बाद में टर्मिनल ब्रोंकियोल्स आएंगे, और फिर लास्ट में हमारे रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स आएंगे। वो एयर को ड्रॉ करेंगे किसके अंदर, एल्वियोलर डक्ट के अंदर, और एल्वियोलर डक्ट एट्रिया से होते हुए एयर सैक्स में, और उसके बाद फाइनली एल्वियोलाई के अंदर एयर चली जाएगी, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, और यहां तक हमने अच्छे से बात कर ली है। और हम अगर देखें कि एनसीईआरटी की कुछ लाइन पढ़ें, अगर इंपॉर्टेंट लाइन पढ़े अगर हम, तो हम बोलते हैं कि यार एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यही फोर्स करके क्या कर देगा, हमारा इंस्पायरेशन कर देगा।
अब जब रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम होगा एंड द इंटरकोस्टल मसल साथ में, तो ये क्या करेगा कि डायफ्राम और स्टर्नम दोनों को रिटर्न करवाएगा अपनी नॉर्मल पोजीशन पे, और थोरेसिक वॉल्यूम को क्या कर देगा, ये रिड्यूस कर देगा, जिसकी वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस। ठीक है, अब देखो जो कि हमने बोला कि यार अब इसकी वजह से एक इंक्रीज हो रहा है इंट्रापल्मोनरी प्रेशर के अंदर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर में इंक्रीज होने की वजह से स्लाइटली किससे ऊपर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर थोड़ा सा कोज होगा, और इसकी वजह से एक्सपल्जन ऑफ एयर बाहर हो जाएगा लंग्स से, तो इसी को हमने बोला एक्सपायरेशन। और एक हेल्दी ह्यूमन जो होता है वो 12 to 16 टाइम्स पर मिनट क्या करता है, ब्रीथ करता है, और इसमें जो भी एयर वगैरह सब इन्वॉल्व होगी वो स्पायरोमीटर से हम माप सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन तो सिंपल लगता है एग्जाम के अंदर, बट यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है, डिफर करता है ये, कि मिनट की जगह कुछ और लिख दिया ऐसा, और इस वैल्यू के अंदर भी थोड़ा सा अगर चेंज आ गया तो कहीं कंफ्यूज हो जाओ, देन दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये हमने अच्छे से बात कर ली है, पूरा हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ लिया। सो थैंक यू ऑल for watching our video, and thanks for the review of previous videos, and you can watch our previous 2 lectures in the I button, or please subscribe our channel and just like share कर ही देना वो तो, ठीक है। So thank you so